एलएसी की ऊंची पहाड़ियों पर अपनी निगरानी क्षमता बढ़ाने के लिए सेना अब अपनी ड्रोन शक्ति बढ़ाने की तैयारी में है। इस मकसद से लेह में स्वदेशी ड्रोन कंपनियों की एक प्रतियोगिता कराई जा रही है। इस प्रतियोगिता में इन कंपनियों को 5000 मीटर की ऊंचाई पर अपने ड्रोन की काबिलियत साबित करनी होगी। साथ ही सेना को अत्याधुनिक तकनीक से लैस करने के लिए हिमटेक 2024 का आयोजन भी होगा। देखिए इन दोनों कंपटीशन से कैसे बढ़ेगी हिंद की शक्ति। हिमालय की ऊंची पहाड़ियां, बेहद मुश्किल पथरीले रास्ते, बर्फ से ढकी चोटियां और हर कदम पर कुदरत की चुनौती। चीन से सटी हिंदुस्तान की विशाल उत्तरी सीमा की हिफाजत में सेना को रोजाना इन चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है। इन दुर्गम पहाड़ों पर चढ़ना आसान नहीं। पथरीले रास्तों पर सामान्य गाड़ियां नहीं चल सकती। ठंड के दिनों में तापमान 0 से नीचे चला जाता है। कई महीने ये पहाड़ बर्फ की मोटी चादर से ढके रहते हैं। ऐसे मुश्किल हालात में सेना के जवान दिन रात सरहद की हिफाजत के संकल्प को पूरा करने में जुटे हैं। चीन से सटी सीमा यानी एलएसी की कुल लंबाई 3488 किलोमीटर है। इस विशाल सीमा की निगरानी में सबसे बड़ी चुनौती है यहाँ की भौगोलिक संरचना। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सेना आधुनिक तकनीक का सहारा ले रही है। ड्रोन और दूसरे सर्विलांस सिस्टम से सीमा के चप्पे चप्पे की निगरानी हो रही है। ये ड्रोन कई हजार फीट की ऊंचाई से दुश्मन की हरकतों पर नजर रख सकते हैं, लेकिन सेना अपनी निगरानी की इस क्षमता को और बढ़ाना चाहती है। इसी मकसद को पूरा करने के लिए भारतीय सेना एलएसी के करीब हिम ड्रोनाथन 2 और हिमटेक नाम से 2 कंपटीशन का आयोजन करने जा रही है। हिम ड्रोनाथन 2 में देश के 25 से ज्यादा ड्रोन निर्माता कंपनियों को आमंत्रित किया गया है। ये स्वदेशी ड्रोन कंपनियां ऊंचाई वाले इलाकों में युद्ध जैसे हालात में अपने ड्रोन की काबिलियत का प्रदर्शन करेंगी। 17 और 18 सितंबर को होने वाली इस प्रतियोगिता में इन ड्रोन को 4000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ाया जाएगा। इस उड़ान के दौरान इनकी निगरानी की क्षमता को भी परखा जाएगा। इस प्रतियोगिता में सर्विलांस ड्रोन, लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन, लॉजिस्टिक ड्रोन, स्वार्म ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पेलोड वाले ड्रोन और कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस ड्रोन का परीक्षण किया जाएगा। इन परीक्षण की मदद से सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली पहाड़ियों से लेकर हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में आने वाली सेना की चुनौतियों का हल ढूंढा जाएगा। इस प्रतियोगिता में स्वदेशी ड्रोन्स को बेहद खराब मौसम, ऊंचाई पर इंजन की परफॉर्मेंस और बर्फीली ठंड में उड़ने की अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। इन हालात में मिली सफलता से ड्रोन कंपनियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए रास्ते भी खुलेंगे। ड्रोन की प्रतियोगिता के बाद 20 और 21 सितंबर को लेह में हिमटेक 2024 का आयोजन भी होगा। हिमटेक के दौरान ऊंचाई वाले इलाकों में सेना की चुनौतियों का तकनीकी हल ढूंढने की कोशिशें होंगी। इसका मकसद सेना के जवानों को अत्याधुनिक तकनीक से लैस करना है। इस प्रतियोगिता में रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सेना की ताकत को और बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। लद्दाख में इन दोनों प्रतियोगिताओं से ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र में सेना को अपना युद्ध कौशल बढ़ाने का मौका भी मिलेगा। स्वदेशी कंपनियों के लिए ये प्रतियोगिता अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का बेहतरीन मंच भी है। साथ ही ये प्रतियोगिता सुरक्षा में आत्मनिर्भर बन रहे भारत की मिसाल भी बनेगा। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए बात कुछ और खबरों की। बाढ़ और बारिश से देश के कई हिस्सों में हालात खराब हैं। नदियां उफान पर हैं। ऐसे में पानी के बीच फंसे लोगों को निकालना, उन तक राहत और बचाव का सामान पहुंचाना बड़ा टास्क है। हालांकि अच्छी बात यह है कि वक्त पड़ने पर सरकारी एजेंसियों के साथ साथ स्थानीय लोग भी इस बड़ी भूमिका को निभाने के लिए मुस्तैद हैं। जो जहां गया वहीं फंस गया। कोई बाढ़ के पानी में तो कोई बारिश के बाद आई आफत में, लेकिन देवदूत हर जगह मौजूद हैं। तस्वीरें यूपी के मिर्जापुर की हैं। पानी का बहाव देखिए, इतनी तेज कि पांव स्थिर नहीं रह पाते। ऐसे में ये 2 लड़के बीच नदी में फंस गए। ये लोग यहाँ के मशहूर वाटरफॉल लखनिया दरी में पिकनिक मनाने आए थे।
झरने के नीचे नहा रहे थे कि अचानक तेज बारिश होने लगी। पानी का स्तर बढ़ने लगा और जब तक ये लोग कुछ समझ पाते पानी के बीच फंस चुके थे। ऐसे में दोनों ने एक चट्टान की शरण ली और उस पर बैठ गए। बाद में जब आसपास के लोगों की उन पर नजर गई तो स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। रात के अंधेरे में चारों तरफ पानी ही पानी हो और आप बीच में फंसे हो। सोचिए इस युवक को कैसा महसूस हो रहा होगा। तस्वीरें गुजरात के नर्मदा की हैं और अंधेरी रात में पानी के बीच फंसा ये युवक राजस्थान का है। नाम है रविराज। रविराज एक बरसाती अंधेरी रात में पिकअप वैन से दो गांवों के बीच बनी एक पुलिया पार कर रहे थे और फंस गए, क्योंकि नर्मदा के तिलकवाड़ा तहसील में एक ही दिन में इतनी ज्यादा बारिश हुई थी कि वहां बहने वाली अश्विन नदी उफान पर आ गई। पानी पुलिया के ऊपर बह रहा था और बहाव इतना तेज था कि वो बुलेरो को संभाल नहीं पाया। गाड़ी फंसी तो जान बचाने के लिए वो बुलेरो के ऊपर चढ़ गया और मदद के लिए चिल्लाया। उसकी पुकार सुनकर लोग मदद को आए, लेकिन स्थिति ऐसी थी कि उसे निकालना आसान नहीं था। ऐसे में लोगों ने एसडीआरएफ और पुलिस को इसकी सूचना दी। बाद में पुलिस और एसडीआरएफ ने काफी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों की मदद से उसे पानी से बाहर निकाला। बाढ़ और बारिश से नदियां उफान पर हैं। ऐसे में देश के कई हिस्सों में हालात बेकाबू हैं। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में तो हालात ये हैं कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ साथ भारतीय नौसेना की पूर्वी कमान को भी मोर्चा संभालना पड़ रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में ये लोग बड़े स्तर पर राहत बचाव कार्य में जुटे हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों तक खाना और दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं ताकि जिंदगियां सलामत रहें। यूपी के मिर्जापुर से सुरेश कुमार सिंह, गुजरात के नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात गजानन की। जल्द ही गणेश उत्सव की शुरुआत होने वाली है। कहते हैं गणपति जहां भी होते हैं वहां शुभ ही शुभ होता है। श्री गणेश जी की कृपा से जीवन में शुभता का प्रवेश होता है और अगर गणपति जी की कृपा मिल जाए तो जीवन की हर विघ्न बाधा दूर हो जाती है। 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी है और इस दिन गणेश जी की पूजा पाठ से गणपति प्रसन्न होते हैं। लिहाजा इस पर्व को धूमधाम से बनाने के लिए गणपति बप्पा के मूर्ति स्वरूप को लोग घर लाते हैं और उनका भव्य स्वागत कर पूजा पाठ करते हैं। गणेश चतुर्थी की देश भर में तैयारियां कैसी चल रही हैं, वो इन 7 तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। बप्पा के भव्य दिव्य स्वरूप की मूर्तियों से बाजार सज चुके हैं। कहीं कहीं मूर्तियों को फाइनल टच दिया जा रहा है, कहीं उत्सव की तैयारी शुरू हो गई है। राजकोट में गणपति उत्सव से पहले गणपति की मूर्तियों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में गणपति महाराज के कई स्वरूप देखने के लिए मिले। यहाँ पगड़ी पहने गणपति नजर आए तो किसी में मनमोहक पोशाक में गणपति दिखाई दिए। रंग बिरंगे मुकुट से सजे गणपति की मूर्तियां भी। ये हमारा कलरिंग काम चल रहा है और वही मूर्तियां काफी मतलब हमने सेल भी हो चुकी है। जो फॉरेन में मूर्तियां गई है और दूसरी 300 मूर्तियां तो यहाँ डिलीवर हो चुकी है। 12 फीट की मूर्ति मेरे दगड़ू सेठ हलवाई जो पुणे की प्रतिमा है वो यहाँ पर हमने बनाई है। उसके अलावा लालबाग का राजा जो बोलते हैं वो भी यहाँ पर 12 फीट में बनाई गई है। और उसके अलावा मतलब राम मंदिर थीम पर और भी कई अलग अलग थीम पर मूर्तियां बन रही है। अहमदाबाद में पिछले 80 से अधिक वर्षों से बप्पा की कस्टमाइज मूर्ति तैयार की जा रही है, जहां भक्तों के ऑर्डर और डिजाइन के मुताबिक मूर्तियां तैयार की जाती हैं। हम लोग लास्ट 5 ईयर्स से इधर से ही लेते हैं मूर्ति और हमको इनके सर्विसेज बहुत अच्छी लगती है और उनका जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छा आता है। ये हमने दगड़ू शेठ की मूर्ति बनवाई है। ये 3 फीट की है मूर्ति और हम लोग ने पहले से एक ही स्वरूप रखा है और हम लोग खुद आके कस्टमाइजेशन कराते हैं इनसे। गणपति का मिट्टी का इको फ्रेंडली मिट्टी का मूर्ति बनाता हूँ इधर राजकोट में। मैं इधर 30 साल का ऊपर हो गया मिट्टी काम में, लेकिन इस साल एक स्वरूप जो है श्री राम का। पूरे देश में गणपति उत्सव की तैयारियां तेज हैं। ज्यादातर गणपति की मूर्तियां बनाई जा चुकी हैं। जो कुछ बची हैं उसमें रंग भरकर फिनिशिंग की जा रही है। खास बात यह है कि पूरे देश में इको फ्रेंडली गणपति की मूर्तियों का चलन बढ़ा है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर मूर्तिकार भी जागरूक हो रहे हैं। मथुरा से लेकर कोयम्बटूर तक कैसी है गणेशोत्सव की तैयारी, आइए आपको दिखाते हैं।
कान्हा की नगरी अब बप्पा के रंग में रंग चुकी है। कृष्ण के जन्मोत्सव के बाद अब मथुरा नगरी विघ्नहर्ता के जन्मोत्सव की तैयारी में जुट चुकी है। बप्पा के आगमन में अब ज्यादा वक्त नहीं है, लिहाजा गणेश चतुर्थी से पहले मथुरा का अंतापारा इलाका भी गणपति की मूर्तियों से सज गया है। छोटे से लेकर बड़े तक, कुछ इंच से लेकर कई फीट तक, एक दंत से लेकर त्रिदंत तक बप्पा के अलग अलग स्वरूपों की मूर्तियां भक्तों का मन मोहने के लिए तैयार हैं। बड़ी बात यह है कि ये सारी मूर्तियां इको फ्रेंडली हैं। पीओपी की जगह मिट्टी से बनाई गई हैं, यानी पर्यावरण की सुरक्षा का खास ख्याल रखा गया है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी में लाला कन्हैया के जन्मदिन के बाद भगवान गजानन के जन्मदिन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और चतुर्थी के दिन भगवान गजानन को श्रद्धालु बड़ी धूमधाम से ढोल नगाड़ों के साथ बाजार से अपने घर ले जाएंगे और घर ले जाकर भगवान की प्रतिष्ठा करेंगे, भगवान को विराजमान करेंगे और भगवान की पूजा अर्चना करेंगे। तो ये मथुरा का अंतापाड़ा गली है जहाँ ये बाजार सजकर तैयार है और यहाँ भगवान एक 4-6 इंच से लेकर और 10 फीट तक के मौजूद हैं जो यहाँ बाजार में मौजूद है और बताया जा रहा है कि इनकी कीमत 150 रुपए से लेके और 18,000 रुपए तक रखी गई है। इस बार एक चीज का विशेष ध्यान रखा गया है, यहाँ पे जो मूर्तियां बना रहे हैं सभी लोग तो ये बता रहे हैं कि ये मूर्तियां सभी मिट्टी की बनाई जा रही हैं, पीओपी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि पीओपी विसर्जन के बाद घुलता नहीं है। इसीलिए सारी जो मूर्तियां हमारे आसपास यहाँ लगी हुई हैं ये बता रहे हैं कि सभी हमने मिट्टी की बनाई है। गणपति बप्पा की भव्य और दिव्य मूर्तियां बनकर तैयार हैं। कुछ एक जो बची हैं, उनमें फिनिशिंग टच दिया जा रहा है और फिर गणेश चतुर्थी से पहले इन्हें बाजार पहुंचा दिया जाएगा। लक्ष्य इस बार 1 लाख मूर्तियों को बेचने का है। कब से भगवान का बना रही हो? 1 साल ही हुआ है। अच्छा, कैसा लग रहा है भगवान को तैयार कर रही हो? इनका जन्मदिन है भगवान का चतुर्दशी को। अच्छा लग रहा है, मन को बहुत अच्छा लगता है। कितने बना चुकी हो अभी तक? 10-15 बना दिए। कितना टाइम लग जाता है एक को तैयार करने में? 1 दिन पूरा। मथुरा ही नहीं, शहर शहर उल्लास का आलम वही है। अलीगढ़ के मूर्तिकार भी पूरे जोर शोर से गणेश की मूर्तियों को बनाने में जुटे हैं। यहाँ भी इको फ्रेंडली गणेश की प्रतिमाओं पर जोर दिया जा रहा है। 5 तरह की दालें, चावल, दूध, गाय के गोबर, मिट्टी से इन मूर्तियों को बनाया जा रहा है। खास बात यह है कि किसी भी तरह का केमिकल इनमें इस्तेमाल नहीं किया गया है ताकि पर्यावरण को किसी भी किस्म का नुकसान न पहुँचे। 5 तरह की दालें हैं इसमें, चावल है, गेहूँ है और दूध है और गौ माता का गोबर है इसमें। जी, हम इसलिए को फ्रेंडली बना रहे हैं गणेश। यूपी का नहीं बना रहे हैं, मट्टी का इसलिए बना रहे हैं क्योंकि गंगा जी में जाके सिरे गए तो वहाँ मछलियाँ हैं जो मैंने दाल में लाई हैं 5 तरह की, उनका पालन पोषण होता है। कोयम्बटूर में भी बप्पा के आगमन की जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। एक से बढ़कर एक गजानन की मूर्तियां बनकर तैयार हैं। इन मूर्तियों में कई रंग भरे जा रहे हैं। रंग ऐसे हैं जो आपका मन मोह लेंगे। बप्पा की ये मूर्तियां पल भर में आपको आकर्षित कर लेंगी। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस बीच आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसे शख्स से जो सिर्फ बप्पा की भक्ति में लीन होकर गणपति के अलग अलग स्वरूपों को पेंटिंग्स और कलाकृतियों में उकेर रहा है। दिल्ली के राजेश कुमार जी की खास बात से हम आपको रूबरू कराएंगे कि वो किसी भी बेकार वस्तु को गजानन की सुंदर कलाकृति में ढाल लेते हैं। दीवारों पर टंगी बाप्पा की पेंटिंग्स, पीपल के पत्तों पर बने गणपति, लकड़ी पर बने गजानन, सिक्कों से बने बाप्पा और तो और शंख पर भी उकेरे गए भगवान गणेश। ये अद्भुत नजारा है दिल्ली के एक शिक्षक राजेश कुमार के घर का, जहां लंबोदर के भक्त ने अपनी साधना से इन कलाकृतियों को आकार दिया है। राजेश कुमार ने लगभग 200 अलग अलग चीजों के इस्तेमाल से 3000 से भी ज्यादा पेंटिंग्स और कलाकृतियां बनाकर इस गणेशोत्सव पर अपने आराध्य को बुलाने की तैयारी की है। राजेश ने कैनवास पर गणपति बनाने के अलावा पत्थर, शंख और पेड़ों के पत्तों पर भी उनके अलग अलग रूपों को बनाया है। उनकी एक कला गजानन के अलग अलग रूपों की एक अलौकिक आभा बिखेर रही है।
वैसे तो पेंटिंग मैं 81 से कर रहा हूँ। 81 में मैं बनाता था पोर्ट्रेट स्केच, लेकिन मैं लगभग 88 से मैं सिर्फ गणेशा बना रहा हूँ, जो मैंने 200 से ज्यादा मटेरियल यूज करके और 3000 से ज्यादा गणेशा अब तक मैं बना चुका हूँ। जो मैक्सिमम वेस्ट मटेरियल मैं जिसमें यूज करता हूँ, उस मटेरियल को यूज करके अभी तक की संख्या 3000 से ज्यादा। प्रदर्शनी पर लगी हर तस्वीर एक अलग ही कहानी बयां करती है। पीपल के पत्तों से लेकर अखरोट के पत्तों पर भी रंगों के जरिए गणपति बनाए गए हैं और साथ ही साथ छोटे पेबल स्टोन और बड़े मार्बल के ऊपर भी चित्रकारी की गई है। शंख को भी गणपति का रूप दिया गया है। बापा की अलग अलग प्रतिमाएं आकर्षण का केंद्र बनी हैं। ये आप देखेंगे तो ये जो मोटरसाइकिल की चेन खराब हो जाती है, वो वेस्ट चेन है। ये चेन से गणेशा बने हैं। इसके साथ में आप देखेंगे तो ये एक रस्सी है और उस रस्सी से ये गणेशा बने हैं। उसके साथ में ये एक ओरिजिनल लीफ है, पाम लीफ। पाम लीफ है ये पाम लीफ है, पाम सिंगल लीफ है ये। और ये इस सिंगल लीफ पर मैं पेंट का यूज करके इससे गणेशा बनाए हैं। बहुत बढ़िया। अभी यहाँ देखेंगे ये तो ये गेहूं का जो तना होता है, उस एक एक तने को जो है ना, उससे ये गणेशा बने हैं यहाँ पर। आगे आप ये देखेंगे तो ये बरूदा है, लकड़ी का जो बारूदा होता है, ये उससे बने हैं। और वो थोड़ा सा एक जो ब्लैक कलर के हैं, बहुत अलग लग रहे हैं और बहुत अच्छे भी लग रहे हैं। ये किस चीज से बना हुआ है? इसमें ये जो आजकल अलग अलग चीजों से लोग ना कुछ कुछ अपना बनाते हैं। राजेश कुमार एजुकेशन बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने हर पेंटिंग को जीरो वेस्टेज कॉन्सेप्ट के तर्ज पर बनाया है। इनमें से कई पेंटिंग ऐसी भी हैं जिनमें स्केच पेन के सूखे हुए रंगों का इस्तेमाल भी किया गया है। अपनी इसी खास कला के जरिए राजेश कुमार ने कई रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए हैं। रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं सर के, जो कि अब इनके नाम दर्ज हो चुके हैं। तो कौन कौन से रिकॉर्ड है सर? ये वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड मेरा बना, जो डिफरेंट मटेरियल यूज करके मैक्सिमम गणेशा बनाने का। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड इसी उस पर बना, और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बना। ऐसे मेरे 5 रिकॉर्ड हैं जो वर्ल्ड में डिफरेंट मटेरियल यूज करके, वेस्ट मटेरियल यूज करके मैक्सिमम गणेशा बनाने का रिकॉर्ड है। अपनी कला को साधना मानने वाले राकेश किसी भी पेंटिंग्स और कलाकृति को बेचने में विश्वास नहीं करते। बापा की भक्ति में डूबे राजेश की ये अद्भुत कला आज सबका मन मोह रही है। वाकई इनको भी एक सलाम करना बनता है, जिन्होंने पेंटिंग्स बनाई, अपनी खुशी के लिए बनाई, लेकिन आज तक उनका कमर्शियल इस्तेमाल नहीं किया, एक भी पेंटिंग बेची नहीं है। अभी भी ये चाहे तो अपनी पेंटिंग्स को बेचकर लाखों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन मन में ये भाव है कि किसी ऐसे काम के लिए अपनी इन सारी पेंटिंग्स को एक दिन डोनेट कर देंगे जिनसे कोई देश हित का रास्ता निकलता हो। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। खबर केदारनाथ धाम से, जहां एक बार फिर भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। केदारनाथ धाम की यात्रा एक बार फिर से पटरी पर लौट आई है। मात्र 1 महीने में भक्त दोबारा पैदल मार्ग से भारी संख्या में बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। डेंजर जोन पर जहां एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के जवान तैनात हैं। बाबा केदार का द्वार, आस्था पार। केदारनाथ धाम में उमड़ रहा सैलाब। भक्ति के रंग, उत्साह और उमंग। ये भीड़, ये भाव, ये भक्ति और ये भक्तों का सागर केदारनाथ धाम का है, जहां इन दिनों भक्तों की कितनी भीड़ उमड़ रही है वो साफ देखा जा सकता है। ये भक्त और भगवान के बीच आस्था और विश्वास का एक ऐसा समागम है जिसके आगे गिनती छोटी पड़ जाती है। तमाम दुश्वारियां, हर तरह की कठिनाई, मुश्किल हालात, विपरीत मौसम, लेकिन इन सब पर भारी है बाबा केदार के भक्तों का विश्वास। केदारनाथ धाम की राह में मौसम भी बार बार बदल रहा है, लेकिन इसके बावजूद श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी नहीं है। वो पूरी भक्ति और आस्था के साथ बाबा का आशीर्वाद लेने निकल पड़े हैं। रास्ते में आने वाली हर कठिनाई को पार करके वो अपने आराध्य का दर्शन करने की इच्छा रखते हैं।
पिछले कुछ दिनों में मौसम की वजह से यात्रा को रोकना पड़ा था, लेकिन अब जब मौसम पहले से बेहतर है तो एक बार फिर भक्तों की भीड़ केदारनाथ धाम के दर्शन को निकल पड़ी है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। मुश्किल चढ़ाई और खतरनाक पॉइंट्स पर एसडीआरएफ से लेकर एनडीआरएफ के जवान भी मुस्तैद हैं, जिससे किसी भी अनहोनी से निपटा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भेड़िया की खौफ का आलम बन चुके 2 भेड़िया अब तक पकड़े नहीं गए हैं। आदमखोर बन चुके इन भेड़ियों की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। हमारी टीम रंबापुर गांव पहुंची और ताजा हालात का जायजा लिया। भेड़िया का कहर बहराइच में एक और जारी है, तो नए चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि आखिर भेड़िया आदमखोर बन कैसे गया है। वन विभाग के उच्च अधिकारियों की माने तो भेड़िया की एक टेंडेंसी बदला लेने की भी होती है, और अब उसके लिए क्या चीजें हुई हैं इसकी पड़ताल करने हम इस वक्त आए हैं रंबापुर गांव में, जहां से करीब है उस भेड़िए की वो मांद जहां वो अपने परिवार के साथ रहता था। तो क्या उसकी मांद को नुकसान पहुंचाया गया या बाढ़ के पानी आने की वजह से उसकी मांद खत्म हो गई, जिसकी वजह से अब वो इंसानों को शिकार बना रहा है? इसकी तफ्तीश हम करेंगे, लेकिन पहले आपको हम एक स्पॉट दिखाएंगे। इसी रंबापुर गांव का सामने आप देखिए घना खेत है, और गांव वालों ने कल रात में भेड़ियों को यहां चहलकदमी करते हुए देखा है। बताया यह भी जा रहा है कि वो शिकार करने आया था, लेकिन शिकार करने जब आया तब गांव वाले वहां पहुंच गए और उन्होंने शोर कर भेड़ियों को यहां से भगा दिया। काफी घना पूरा इलाका है और यहीं पर भेड़िए को कल यानी कुछ घंटे पहले देखा गया है। क्या नाम है आपका? दीपू यादव सर। दीपू, ये बताइए कि क्या हुआ था रात में वही 9 बज रहा था, यहाँ दुकान के पास से गुजरा, फिर अंदर गया तो वहाँ शोर मचाया, लोग मतलब रपटाए। तो दुकान के पास से किधर से गुजरा? इधर से सर। इधर से? जी। और वही रात में 9 बज रहा था, फिर गांव में घुस गया तो वहाँ बकरी उकरी थी, तो वहाँ बकरी को मतलब ये कम नोचने लगा। उसके बाद गांव के सब लोग थे वहाँ रपटाने लगे। यहीं पर पास में उसकी मांद भी बनी है? नहीं, वो चाहलारी घाट में मतलब उधारे रेत में। तस्वीर आपको देखिए, कैमरामैन नीरज दिखाएंगे। ये जो बड़े बड़े पैर आप यहाँ देख रहे हैं, ये उसी भेड़िए के हैं, आदमखोर भेड़िए के, जो रात में इस गांव में आया शिकार की तलाश में कि किसी बच्चे को वो फिर अपना निशाना बनाए, किसी गांव वाले को अपना निशाना बनाए। और इन मार्क्स के जरिए आप समझिए कि कितने बड़े बड़े ये पैरों के निशान हैं। ये 1, 2, 3, 4 आपको 3-4 पैरों के निशान यहाँ पर दिखेंगे, और जो बताते हैं कि यहाँ पर भेड़िया रात में आया था, शिकार करने के लिए आया था, लेकिन गांव वालों के मुताबिक उन्होंने उस भेड़िए पर जब टॉर्च मारा तो वो यहाँ से भाग गया। बड़ी बात यह है उसकी मां जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं वो यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। उसका घर पानी के चक्कर में तबाह हो गया है और अब वो नियर बाय जो आसपास के गांव हैं वहां पर आ रहा है। उसके तमाम पैरों के निशान भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर देखा था आपने? हाँ, यहीं पे। फिर हमारे कहाँ से मारा? हमने आवाज वहां से मारा। हमारे एक गांव का लड़का गया था इधर खेत में अपने, वहां से आया तो उसको वहाँ वो होटल है ना, वहाँ उसको दिखा तो आके हमारे बड़े भाई को बताया कि इधर भेड़ा आ रहा है। फिर हम लोग टॉर्च लेके आए, जब तक कि वो यहाँ आ चुका था। फिर हम लोग टॉर्च मारे तो एक बार वो पलट के खड़ा हो गया। जब 10-15 आदमी जब पास पड़ोस के सब लोग जब दौड़े हैं ना, तब वो भागा इस पे सीधा। इतना बड़ा कैसा दिख रहा था? इतना बड़ा था, पूंछ थी उसकी थोड़ी इतनी बड़ी, काली काली थोड़ी पूंछ थी, मुंह था लंबा सा, कान भी, तो कान में उसके बाल भी इतने बड़े बड़े थे, ऐसा था। तो आप लोगों को डर नहीं लगा देख के उस समय? डर तो लगा, लेकिन अब बच्चे और छगड़ी को बचाना है तो कुछ तो बोलना ही पड़ेगा ना उसको भगाने। पेरिस पैरा ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। टोक्यो ओलंपिक में जितने मेडल आए थे इस बार वो संख्या अभी ही पार हो चुकी है, जबकि 4 दिन का खेल अभी बाकी है। उम्मीद है इस बार नए रिकॉर्ड बनेंगे, क्योंकि खिलाड़ियों में जोश भी है और तैयारी भी। प्रधानमंत्री भी लगातार खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं, तो उनके लिए बड़ी प्रेरणा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में ही क्यों ना हो, खिलाड़ियों की हार और जीत के लम्हों को शेयर करना नहीं भूलते। सात समंदर पार भारत का झंडा बुलंद करके लौटी है। जश्न तो बनता है, और बात जब भारत की बेटियों की हो तो ग्रैंड वेलकम भी बनता है। तुलसीमथी मुरुगेसन, मनीषा रामदास और नित्या श्रीसेवन, ये तीनों पैरा शटलर पेरिस पैरालंपिक में मेडल जीत कर लौटी हैं। बैडमिंटन में तुलसीमथी मुरुगेसन सिल्वर,
और मनीषा रामदास और नित्या श्रीसिवन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ऐसे में चेन्नई एयरपोर्ट पर उनका ग्रैंड वेलकम हुआ। पारंपरिक लोक धुनों के बीच माला पहनाई गई, गुलदस्ता भेंट किया गया, अंग वस्त्र ओढ़ाकर सम्मान किया गया। बड़ी तादाद में युवा खेल प्रेमी उनके स्वागत में खड़े नजर आए। उनके स्वागत में लोक धुनों पर कलाकारों के पांव भी थिरके। पेरिस पैरालंपिक में कामयाबी के बारत लेकर लौटी इन खिलाड़ियों के चेहरे पर जीत की चमक साफ साफ दिख रही थी और देश का झंडा बुलंद करने का गर्व भी। Dream come true moment for me actually. I think this Paralympic experience was so great, and participating was my dream once. But silver medal is very big thing for me. I made my father, my family, and our country proud, and my college, my veterinary community feels so proud because of me. Thank you so much. ये वो थे जो जीत के इबारत लिखकर लौट आए हैं। कुछ खिलाड़ी अब भी पेरिस में कामयाबी की कहानी लिख रहे हैं। भारतीय पैरा तीरंदाज हरविंदर सिंह भी उनमें से एक है, जिन्होंने बुधवार को तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। वो पहले ऐसे भारतीय पैरा तीरंदाज बन गए हैं जिन्होंने पैरालंपिक में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। हरविंदर ने मेंस इंडिविजुअल रिकर्व ओपन के फाइनल में पोलैंड के लुकास सेजेक को 6-0 से हराया। हरियाणा के अजीत नगर में एक किसान परिवार में जन्मे हरविंदर सिंह की इस ऐतिहासिक कामयाबी पर पीएम मोदी ने बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर हरविंदर सिंह की तारीफ में लिखा, उनकी सटीकता, फोकस और अटूट भावना शानदार है। भारत उनकी उपलब्धि से बहुत खुश है। पीएम मोदी ने पैरा एथलीट सचिन सर्जेराव खिलाड़ी को भी जीत की बधाई दी। सचिन ने बुधवार को हुए मेंस शॉटपुट F46 मुकाबले में सिल्वर मेडल जीता है। ये पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को जीत के बाद बधाई दी हो या उनसे फोन पर बात की हो। ये तो भारत में अब एक ट्रेंड बन गया है जिसे देखकर दुनिया हैरान है। हैरान हो भी क्यों न, पीएम मोदी चाहे कितने भी व्यस्त क्यों न हो, बड़े मुकाबलों में खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करना नहीं भूलते। हाल ही में विदेश दौरे पर होते हुए भी उन्होंने ब्रुनेई में समय निकालकर खिलाड़ियों से बात की। एक खिलाड़ी के लिए इसके क्या मायने हैं, जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाले पैरा एथलीट सुमित अंतिल से सुनिए। ये बहुत मोटिवेट करता है। जैसे कल मेरी ऑनरेबल पीएम साहब से बात हुई थी, तो मैंने उनको भी बोला कि सर जैसे आप बात करते हो तो मतलब काफी मोटिवेट करती है किसी भी खिलाड़ी को, क्योंकि हम भी यही सोचते हैं कि अभी नेक्स्ट में और अच्छा करना है कि पीएम सर दोबारा से बात करेंगे और देश के प्रधानमंत्री से बात करना है, इट्स एन ऑनर टू अस। और मैं थैंकफुल हूँ गवर्नमेंट का और ऑनरेबल पीएम सर का कि इतना साथ दे रहे हैं वो एथलीट्स का। बहरहाल पेरिस पैरालंपिक में भारत का शानदार सफर जारी है। टोक्यो ओलंपिक का मेडल रिकॉर्ड पहले ही टूट चुका है और मैदान में भारतीय खिलाड़ियों को दम दिखाने के लिए कुछ और दिन बचे हैं। 8 सितंबर को पेरिस पैरालंपिक खत्म होगा, तब तक भारत में आ रहे मेडल की गिनती जारी रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लंच टाइम के आखिरी पड़ाव में हम आपको दिखाते हैं किसी महान व्यक्ति की कही बातें। देखते हैं आज का विचार। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है, शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि व्यक्ति को समाज के लिए उपयोगी बनाना है। उम्मीद है खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारी मिली होगी। फिर होगी आपसे मुलाकात ढेर सारी खबरों के साथ, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप तब तक देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।